हेलो फ्रेंड्स, बागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर हमने साइंस टेस्ट सीरीज साइंस की प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू कर रखी है और ये हमारा 12 नंबर का टेस्ट है जो रीट लेवल सेकंड, इसके अलावा आर्मी, जीडी, एसएससी, रेलवे, 10+2, पुलिस सभी 2022 के एग्ज़ाम में 2022 में जितने भी एग्ज़ाम कंटेंट होने वाले उन सभी में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित कंटेंट है, यूजफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसके साथ जोड़ें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें फ्रेंड। आज जो हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज है वो है दैनिक जीवन में रसायन, इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है। सिरके में क्या होता है फ्रेंड्स? एसिटिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है? टार्टिक अम्ल। और संतरे में क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से देखें, लाल चिंटी के डंक के अंदर फ्रेंड्स कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो हमारा जो आंसर है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, इसका मतलब आंसर नंबर 1 जो है वो सही रहेगा। नेचुरल अगर अम्ल और क्षार की परिभाषा देखें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं, और क्षार कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्थर को नीला करते हैं। और लिटमस पत्थर वाले में कन्फ्यूजन रहती है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं कि जब अम्ल को चबाया जाता है, खाया जाता है, तो आंखें लाल होनी शुरू हो जाती है। तो नीले को लाल कौन करेगा? अम्ल और क्षार को जब हम अपने शरीर में प्रवेशित करवाते हैं तो त्वचा का रंग जो है वो नीला रंग का हो जाता है। इसका मतलब लाल को नीला कौन करेगा? क्षार। बेसिक ट्रिक है, आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लवणों का क्वथनांक होता है। तो लवणों का क्वथनांक क्या होता है फ्रेंड्स? उच्च होता है। लवण और क्षार दोनों मिलकर अम्ल और क्षार दोनों मिलकर लवण और जल बनाते हैं, और ये जल जिस अभिक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर अम्ल और जल दोनों मिलते हैं और लवण और अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जिप्सम में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, क्रिस्टल जल में अलग अलग प्रकार के अणु पाए जाते हैं, तो इसके अंदर जिप्सम में क्रिस्टल जल के अणुओं की जो संख्या है वो कितनी होती है? 10 होती है। जैसे फ्रेंड्स बात करें, जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है जिप्सम के अंदर? तो Na2CO3.10H2। ये फ्रेंड्स जिप्सम का नहीं है, ये जो क्वेश्चन डाला गया था वो डाला गया था आपका सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन सोडियम कार्बोनेट का है। सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। ठीक है, क्योंकि जिप्सम का तो जो सूत्र है CaSO4.2H2 होता है। जिप्सम में तो ओनली फॉर 2 ही क्रिस्टल जल के अणु होते हैं, जबकि सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या होते हैं? 10 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रबल अम्ल नहीं है। 2 प्रकार के अम्ल होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होते हैं फ्रेंड्स और एक प्रबल अम्ल होते हैं। अब हमें देखना है, HCl एक प्रबल अम्ल होता है। यहाँ बात करें HNO3 यही है फ्रेंड, और ये जो सूत्र है H2SO4 का है। तो और ये जो सूत्र है फ्रेंड्स H2SO4 HNO3, ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, लेकिन ये किसी प्रकार का कोई प्रबल अम्ल नहीं है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ प्रबल अम्ल मैंने बताए कौन कौन से हैं, और दुर्बल अम्ल के बारे में बात करते हैं। प्रबल अम्ल जो होते हैं द्वार से बता देते हैं, HCl, H2SO4 और फ्रेंड HNO3, ये जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? दुर्बल अम्ल जो फ्रेंड्स है, एक तो CH3COOH, एक H2OCO3, ये जो
अम्ल होते हैं फ्रेंड्स ये दुर्बल अम्ल होते हैं, और ये कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार हमें बताना है कि दुर्बल क्षार कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रबल क्षार की और दुर्बल क्षार की, तो KOH जो है वो फ्रेंड्स आपका कौन सा है? प्रबल क्षार है। और इसके अलावा हम बात करें NaOH, ये भी NaOH ये भी प्रबल क्षार है। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम बात करें NH4, यहाँ 4 है, NH4OH की, तो ये एक दुर्बल क्षार है, और ये एक क्षार है ही नहीं, ये तो अम्ल है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? 4th नंबर सही रहेगा। ये एक दुर्बल क्षार है। तो ध्यान रखना है कि KOH इसके अलावा NaOH ये हमेशा प्रबल क्षार होते हैं, जबकि NHO4H एक दुर्बल क्षार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्नियस के अनुसार अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर H पॉजिटिव व OH नेगेटिव आयन परस्पर संयोग कर जल का निर्माण करते हैं, वह क्रिया होती है। तो आर्नियस के अनुसार अम्ल और क्षार की क्रिया होती है और जल और लवण का निर्माण होता रहता है। ये जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया क्या ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? तो ये अभिक्रिया फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी में ऊर्जा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आर्नियस ने कुछ परिभाषा दी थी अम्ल और क्षार को समझाने के लिए कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब H पॉजिटिव जो देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार? आर्नियस के अनुसार। और जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, मतलब OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं आर्नियस के अनुसार। फ्रेंड्स अम्ल और क्षार की अलग अलग परिभाषा है। पहले हमने नेचुरल परिभाषा देखी थी, और ये परिभाषा जो दी गई है H पॉजिटिव OH नेगेटिव के आधार पर वो आर्नियस के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से ब्रांटेस्ट-लोरी संकल्पना के अनुसार प्रोटॉन देकर किसका निर्माण होता है? फ्रेंड्स दो वैज्ञानिक थे, एक डेनिश का एक वैज्ञानिक था जोहान ब्रांस्टेड, और एक अंग्रेज वैज्ञानिक था थॉमस एम लोरी। इन दोनों ने मिलकर अम्ल और क्षार की ब्रांटेस्ट-लोरी संकल्पना दी थी। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं, और क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो इसके अनुसार निम्न में से ब्रांटेस्ट-लोरी संकल्पना के अनुसार प्रोटॉन देकर किसका निर्माण किया जाता है? तो प्रोटॉन दाता जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो भी पदार्थ प्रोटॉन देता है उससे क्या बनते हैं? सुगमी अम्ल बनते हैं या सुगमी क्षार बनते हैं। तो जो फ्रेंड्स प्रोटॉन देता है उससे हमें सुगमी क्षार प्राप्त होते हैं, और जो प्रोटॉन लेता है उससे हमें सुगमी अम्ल प्राप्त होते हैं। दोबारा से देखें, यहाँ दो वर्ड आएंगे, एक आएंगे सुगमी क्षार। सुगमी क्षार कब बनेगा? जब प्रोटॉन दिया जाएगा। और सुगमी अम्ल कब बनेगा? जब प्रोटॉन लिया जाएगा। तो इस तरह से इस संकल्पना के आधार पर अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। यहाँ मैंने एक क्लिप भी आपके लिए लगाई है, देख सकते हैं। ब्रांटेस्ट-लोरी संकल्पना के आधार पर ये इसका बेसिक परिचय है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, H2O जल के अंदर अमोनिया को मिलाया तो ये प्रोडक्ट बना। यहाँ इसने क्या किया, प्रोटॉन H2 था, उसने प्रोटॉन दिया, और देने के बाद इसके पास OH नेगेटिव बन गया, और प्रोटॉन दाता था, और प्रोटॉन दाता से क्या बना हमारे पास? सुगमी क्षार। NH3 था, इसने एक प्रोटॉन लिया और NH4 बना, और प्रोटॉन लेने से ये जो NH4 है इसकी क्वालिटी कैसी हो गई? सुगमी
अम्ल जैसी, और OH नेगेटिव की क्वालिटी कैसी होगी, शुद्ध में क्षार जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स अम्ल क्षार की एक लुईस संकल्पना थी। उस लुईस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो कहलाते हैं क्षार। यहाँ हमसे किसका क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। जो पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा वो क्षार कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब पूरे पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास। एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहे। तो लुईस अम्ल कौन से होते हैं और लुईस क्षार कौन से होते हैं। तो लुईस अम्ल जो फ्रेंड्स होते हैं, लुईस अम्ल की क्वालिटी किस किस में होती है। जैसे मान लो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है BF3 एक लुईस अम्ल है, AlCl3 लुईस अम्ल की क्वालिटी में आता है फ्रेंड्स, Mg+2 लुईस अम्ल की क्वालिटी में आता है, और Na+ लुईस अम्ल की क्वालिटी में आते हैं। लुईस अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। तो ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की इनमें क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। लुईस क्षार कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स H2O ये जो होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और ये त्याग सकते हैं। NH3 इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये त्याग सकता है। OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये त्याग सकते हैं, इसलिए उनको लुईस क्षार बोलते हैं। तो लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं और लुईस क्षार जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि क्या कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तन में नहीं रखे जाते। इसका कारण यह होता है हाइड्रोजन, कि फ्रेंड जब भी हमारे पास अम्लीय पदार्थ होता है और उसकी जब भी धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो वहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हम अम्लीय पदार्थ को धातु के बर्तन में नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उर्वरक बनाने व चांदी के गहनों को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स उर्वरक बनाने और चांदी के गहनों को साफ करने में जिसका उपयोग किया जाता है वो है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है फ्रेंड्स किसमें, उर्वरक बनाने व चांदी के गहनों को बनाने में। नेक्स्ट है यहाँ देख सकते हैं मिट्टी की अम्लता दूर करने में किसका यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पेट की कब्ज को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दोनों भी ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स बात करें फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जिसको बोलते हैं AgNO3 ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH स्केल का प्रयोग किसने किया था। तो pH स्केल का प्रयोग सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने 1909 के अंदर pH स्केल का प्रयोग किया था। यहाँ आप देख सकते हैं pH स्केल के बारे में, ये pH स्केल है, लोगरिथम लेकर इसको हल किया गया है। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना ही कम होगा। ये कुछ बेसिक परिभाषा होता है कि pH क्या होते हैं। pH स्केल हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम pH कहलाता है। ये pH स्केल को प्रदर्शित करने का सूत्र होता है pH बराबर -log10 H पॉजिटिव। इस तरह से pH स्केल को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड। देख सकते हैं आप डायग्राम भी। निम्न में से कौन अम्लीय पदार्थ नहीं है। अब हमें बताना है कि इसमें से अम्लीय पदार्थ कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे जठर का रस जो होता है वो अम्लीय पदार्थ होता है, नींबू का पानी अम्लीय होता है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय होता है, लेकिन साबुन का पानी जो है वो क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता। खाद्य परीक्षण व हिमीकरी मिश्रण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, खाद्य परीक्षण और हिमकारी मिश्रण बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, NaCl। इसका उपयोग किया जाता है खाद्य परीक्षण व हिमीकरण मिश्रण बनाने के अंदर। कुछ देखते हैं सोडियम क्वालिटी की महत्वपूर्ण जानकारी। नमक जो होता है कई अशुद्धियाँ जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड इससे युक्त होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड से युक्त अशुद्धियाँ पाई जाती है नमक में। इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए NaCl से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है और उसके बाद हमें शुद्ध नमक प्राप्त होता है। नमक जो होता है शुद्ध NaCl श्वेत ठोस पदार्थ होता है, गलनांक उच्च होता है, लगभग 81 केल्विन के आसपास इसका गलनांक होता है सोडियम क्लोराइड का, और जलीय विघटन में आसानी से आयनित हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर एनोड पर क्लोरीन व कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है? तो ये जो रसायन है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इस पर होता है। ये एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है। यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में स्पेसिफिक जानकारी। सोडियम क्लोराइड किस तरह से प्राप्त होता है? तो सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए NaCl की अभिक्रिया H2 के साथ करवाते हैं, तो यहाँ NOH सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन मिलेगी एनोड पर और हाइड्रोजन मिलेगी कैथोड पर। सोडियम क्लोराइड जो होता है फ्रेंड श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। इसका जो सोडियम क्लोराइड का गलनांक जो है 591 केल्विन के आसपास, जल में शीघ्र क्या हो जाता है घुलनशील और प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है सोडियम क्लोराइड ONH। और इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो परस्वेद होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके क्रिस्टल परस्वेद होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल परस्वेद होते हैं। उपयोग देखें, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइड के धातु क्रम में भी सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। पेट्रोलियम के शोधन में भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। वसा व तेल के निर्माण में काम में लिया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी सोडियम क्लोराइड का हम यूज करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके क्रिस्टल परस्वेद होते हैं? अभी हमने देखा सोडियम क्लोराइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो क्रिस्टल होते हैं NaOH के, इसके क्रिस्टल परस्वेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करता है? तो ये विरंजक चूर्ण करता है। वायु को में खुला रखने पर विरंजक चूर्ण क्या करता है? सोडियम क्लोराइड ये क्लोरीन गैस प्रवाहित करती है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? CaOCl2, ये इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। यहां देख सकते हैं इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन भी निकालती है। यही ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है नवजात ऑक्सीजन में किसका यूज किया जाता है, किस रसायन का? विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पेयजल को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पेयजल को शुद्ध करने के अंदर विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड CaOCl2, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण का हम यूज देखें तो वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है, कागज में उद्योग में भी, और मेन इसका उपयोग है पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोडा वाटर व सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जिसका उपयोग करते हैं वो आप जानते होंगे, इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडे का। इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइट, ये इसका नाम होता है बेकिंग सोडा। बेसिक भाषा में इसको बोलते हैं
खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, NHCO3, ये सभी एक ही बात है। ठीक है, इसका यूज इसमें करते हैं। अग्निशमन यंत्र में किसका यूज किया जाता है? इसी बेकिंग सोडे का यूज करते हैं। और मंद प्रतिरोधी के रूप में भी इसका यूज करते हैं। पेंट की अम्लता को दूर करने में भी इसका यूज किया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? किसको गर्म करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले? तो अगर आप बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जैसे देखते हैं कि मेरे पास मान लो NHCO3 है, इसको जैसे ही मैंने गर्म किया फ्रेंड्स, गर्म करने पर यह क्या करता है इसको, तो ये गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, इसके अलावा फ्रेंड्स जल अलग हो जाएगा और बाहर क्या निकलेगा? CO2। तो किसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये इस तरह से आज हमने दैनिक रसायन से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन देखें। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इस टेस्ट सीरीज के साथ जोड़ें ताकि सभी का 2022 में जो सरकारी जॉब का सपना है वो कंप्लीट हो सके। थैंक यू दोस्तों। कल मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके, जिसमें हम साबुन से संबंधित, मिसेल की संरचना और अपमार्जक क्या होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। कल मिलेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करें।